हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज मैं करने जा रहा हूँ अपनी पल्सर N160 का पूरा रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू। तो बहुत सारे लोग जितनी समय 160 सीसी सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हैं तो कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर, या इस बाइक को लेकर कंफ्यूज है, तो ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि मैं A to Z आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं गाड़ी से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। गाड़ी का माइलेज, गाड़ी का कंफर्ट, पिलियन कंफर्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रोड प्रेजेंस वगैरह वगैरह सब। तो हमें इस बाइक को लिए हुए पूरे 4 महीने हो गए हैं और बाइक हमारी कितनी 1183 किलोमीटर समथिंग कुछ चल चुकी है। आप सब देख सकते हैं ये इधर। तो बाइक हमारी 1183 किलोमीटर समथिंग चल चुकी है। इसका ब्रेकडाउन पीरियड भी ओवर हो चुका है। और बात करते हैं सबसे पहले बाइक के लुक्स की। तो आप सब देख सकते हैं ये मोस्ट गुड लुकिंग बाइक है 160 सीसी सेगमेंट में। मतलब इससे ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक मैंने देखी ही नहीं 160 सीसी सेगमेंट में। यहाँ तक कि बजाज की खुद की ब्रांड NS160 भी इससे लुक्स में 19 ही आती है, थोड़ी 19 रहती है, 20 रहती है लुक वाइज। अब मुझे पता है आप सब इसके डायरेक्ट कंपटीशन अपाची या TR 164V की बात करेंगे, तो हाँ वो काफ़ी बीस्ट बाइक है, काफ़ी मामलों में इससे बेहतर भी है। पर अगर लुक की बात की जाए तो पूरी तरह से ये जीत जाती है। तो अब बाइक की प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये बाइक अपनी डायरेक्ट कंपटीशन अपाची RTR 164V और NS160 से कम प्राइस में आती है, जो कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है, क्योंकि ये N सीरीज़ की बाइक। तो हाँ मैं मानता हूँ कि ये पावर में भी थोड़ी सी एकदम कितनी भर सी NS और RTR 160 से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अगर आपको 144 से 147 की स्पीड मिल रही है तो आप इससे ज़्यादा पावर लेके क्या ही करेंगे एक N सीरीज़ की बाइक को। अगर आपको इससे ज़्यादा पावर चाहिए तो आप सीधे 180 या 200 सीसी पे चले जाइए। तो अब सीधे आते हैं मुद्दे पे, यानी बाइक की प्राइसिंग पे। तो ये बाइक आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। ये बाइक मुझे पड़ गई थी 1,44,000 की। हाँ ये करीब 1,65,000 से 1,70,000 के बीच की बाइक है। मुझे 1,44,000 की पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन मेरा थोड़ा लकी डे था। तो मुझे ये बाइक जून 2022 जब से लॉन्च हुई थी तब से ही पसंद थी। तो मैंने मन बना के रखा था कि जब भी मेरे पास थोड़े खुद के पैसे होंगे तो मैं अपने पैसों से अपने लिए ये बाइक लूँगा। तो मैंने इसे अभी हाल ही में लिया था, 3 अक्टूबर को लिया था मैंने इसे। तो मैंने इसे 3 अक्टूबर को इसलिए लिया था क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे पड़ा था तिथि से। मेरे घर वाले तिथि से मनाते हैं वैसे ऑन द स्पॉट, मतलब डेट के हिसाब से तो 9 अक्टूबर है। तो मैं इसे 3 को लेने गया था, तो तब तक इसका एकदम अपडेटेड वेरिएंट आ गया था गोल्डन USD फॉक्स के साथ। आप सब देख सकते हैं। तो तब तक इसका गोल्डन USD फॉक्स आ गया था ये नए ग्राफिक्स के साथ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। पर मुझे पुराना वाला मॉडल ज़्यादा पसंद था, जिस पे यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं होते थे, एकदम प्योर बोल्ड ब्लैक लुक होता था और वाइट सस्पेंशन होता था टेलीस्कोपिक। क्योंकि जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बैठता था ना, वो एक नंबर होता था यार। और ग्राफिक्स भी थोड़े सेक्सी लगते थे ब्लैक वाले मुझे। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि वो पुराना वाला वर्जन मुझे मिल जाए, पर वो पुराना वाला वर्जन मुझे नहीं मिला। तो मैंने ये वाला लिया था क्योंकि तब मुझे इसे सही लग रहा था, क्योंकि इसका नए वर्जन में टेलीस्कोपिक वाइट सस्पेंशन आता है, पर वो आपको देता है स्प्लिट सीट में नहीं देता। तो मुझे स्प्लिट सीट वेरिएंट लेना था, इसलिए मैंने गोल्डन सस्पेंशन लिया। सो मैं जब ये बाइक लेने गया तो उसी समय GST 28 से 18% हो गया था, मतलब 10% एक बार ही ड्रॉप हो गया था। तो मुझे शायद उसमें कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिला था। और मेरा पता नहीं क्या उस दिन कितना लकी डे था कि मैं गया था। तो उसी समय फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बिग बिलियन डेज सेल चलती है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने इस गाड़ी की पेमेंट फ्लिपकार्ट से की थी, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र था करीब 14,000 रुपये का। तो जब मैंने इस गाड़ी की तो शर्त ये थी कि मुझे फ्लिपकार्ट से इस गाड़ी की पेमेंट करनी थी एक बार में। अगर मैंने कर दी तो मुझे 14,000 रुपये का डिस्काउंट वहाँ मिल जाएगा। सो ऐसे करके मैंने 14,000 रुपये फ्लिपकार्ट के सेल पे बचाए थे और 10,000 रुपये GST कमाई थी, कुछ 12,000। तो ये बाइक मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्थ पड़ गई थी, क्योंकि इस बाइक की ऑलमोस्ट प्राइस 1,60,000 से 1,70,000 रुपये तक आ जाती है। डिपेंड्स ऑन सिटीज़ की, सिटीज़ के अलग अलग रेट्स होते हैं। तो मेरे शहर में ये कुछ करीब 1,65 या 1,70 की आती है, तो मैंने 1,44 में ले ली थी। तो अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो एकदम बेस्ट बाइक है। तो मैंने जब एजेंसी वालों से कहा कि मैं अपने बर्थडे पे ले रहा हूँ, तो उस दिन 3 तारीख थी। तो उन्होंने कहा कि बर्थडे तो आपका आधार पे 9 तारीख लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आज मेरा तिथि से, तो मेरे घर वाले तिथि से बनाते हैं, तो मुझे लगा वो अजीब रिएक्ट करेंगे। पर उन्होंने, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे लिए केक काटा। उन्होंने मेरे लिए 600 रुपये समथिंग का केक भी काटा, और प्लस उससे मेरे को स्क्रैच ऑफर भी चल रहा था। तो मैंने स्क्रैच किया था, मैंने उसमें बजाज का कुछ 1,600 या 2,000 का गिफ्ट जीत लिया था। तो तुम लोग समझ ही सकते हो उस दिन मेरा कितना ज़्यादा ही लकी डे था, क्या ही बताऊँ। तो मेरे जो भी भाई इस गाड़ी को लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये बाइक सिटी और हाईवे दोनों पे ही A क्लास परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, एकदम A क्लास।
आपको ज़रा सी भी शिकायत नहीं मिलेगी इस गाड़ी से। और इसका पिकअप बहुत अच्छा है। और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इसका एग्जॉस्ट साउंड मैं आप सबको दिखाता हूँ। इसका अंडर बिली एग्जॉस्ट देता है एकदम सुंदर सा। तो इससे ये होता है कि कहीं भी साइलेंसर लड़ने का झंझट ही खत्म हो जाता है। प्लस जो साइलेंसर का वेट आता है उसकी वजह से जो हल्का सा माइनर सा डिसबैलेंस होता है गाड़ियों में राइट लेफ्ट का, कि राइट साइड का वेट ज़्यादा होता है साइलेंसर की वजह से, वही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और बिना साइलेंसर के ही इसमें इतना सुंदर एग्जॉस्ट साउंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैंने इंजन ऑन कर दिया, मैं आप सबको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। मतलब बिना एक्सटर्नल मॉडिफाइड साइलेंसर के बीच में इतना प्यारा एग्जॉस्ट साउंड आता है कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे जब आप इसे सड़क पे लेके निकलेंगे। और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी एक बात लगती है वो इसकी हेडलाइट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी ये हेडलाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये दोनों LED DRLs यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी रोशनी देते हैं। पर ये वाला जो लैम्प है ये मेन है इसका, ये एडजस्टेबल भी है नीचे से। तो इस पर एक तरह से समझ लीजिए क्रेटा वाली लाइट दी हुई है। इसकी हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा फाड़ है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि माइलेज की। तो गाड़ी का माइलेज कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गाड़ी का माइलेज कभी केवल एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता। माइलेज पूरी तरीके से आपके ऊपर होता है कि आप कितना माइलेज निकाल सकते हैं गाड़ी का। आप पिकअप फास्ट लेते हैं या स्लो लेते हैं, आपका बॉडी वेट कितना है। जी हाँ, ये भी मैटर करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। पिलियन के साथ गाड़ी का अलग माइलेज आता है, बिना पिलियन की गाड़ी का अलग माइलेज आता है, सिटी में गाड़ी का अलग माइलेज आता है। डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, विदाउट ट्रैफिक चला रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स जो मायने रखते हैं। टायर प्रेशर क्या है मायने रखता है, आप RPM लो पे चला रहे हैं या हाई पे चला रहे हैं। आपकी गियर शिफ्टिंग भी मायने रखती है, आप किस कदर गियर चेंज करते हैं। तो मेरा पर्सनल बॉडी वेट 78 kg समथिंग है। तो मैं अगर सिटी में अपनी गाड़ी विदाउट पिलियन अकेले चलाता हूँ तो ये गाड़ी मुझे हल्के ट्रैफिक में 30 से 35-40 का माइलेज निकाल के दे देती है। और अगर ट्रैफिक ना हो तो मेरी गाड़ी मुझे 40 से 50 का ही माइलेज निकाल के दे देती है सिटी में, अगर अकेले चलाता हूँ। और अगर विद पिलियन बात करें सिटी में तो माइलेज तकरीबन 38 से 42 के आसपास का ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। और अब अगर हाईवे की बात करें तो अगर मैं अपनी 160 हाईवे पे अकेले लेके निकलता हूँ तो मुझे 50 से 54 के बीच का माइलेज आराम से मिल जाता है। और अगर विद पिलियन लेके निकलूँ तो वो माइलेज कहीं ना कहीं 48 से 50 के बीच में ही रह जाता है। और मेरी जगह अगर यही कोई 60 kg के आसपास के बॉडी वेट वाला बंदा अगर इसे चलाता है और अकेले निकलता है हाईवे पे तो वो 55 से 56, 57, 58 तक का भी माइलेज आराम से निकाल सकता है। हाँ, आपने एकदम सही सुना। आप इस खूबसूरत बल्कि बीस्ट पल्सर N160 पे 58-60 के आसपास का भी माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। तो अब बात करें अगर बजाज की पल्सर की मेंटेनेंस की, तो बजाज की पल्सर की मेंटेनेंस इसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी महंगी है। थोड़ी क्या, काफ़ी महंगी है, ऑलमोस्ट डबल है। मुझे मेरी पहली फ्री सर्विस की कॉस्ट ही 1000 रुपये के पार आ गई थी, ऑलमोस्ट 1100 रुपये समथिंग। जबकि यही दूसरी तरफ यामाहा हो गई या TVS हो गई, तो इन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की सर्विस उसकी आधी है। आपकी पहली सर्विस यामाहा या TVS की 500-600 रुपये में हो जाएगी, पल्सर की 1100 रुपये में होती है, पता नहीं क्यों। अभी मेरे एक दोस्त ने अपनी यामाहा की FZS की पहली फ्री सर्विस कराई थी, तो मैं उनके साथ ही था। तो उनकी पहली फ्री सर्विस लगभग 500-550 रुपये में आराम से हो गई। तो पल्सर की मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है, मैं ये बात मानता हूँ बजाज की, पर डिपेंड इस पर भी करता है कि आप गाड़ी को किस तरीके से रखते हैं, रानी की तरह रखते हैं या रखेल की तरह रखते हैं। देखिए जो है सच है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं कि आप गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं, आपकी गियर शिफ्टिंग क्या है, आप रफली ले रहे हैं, आप ब्रेक पैड्स की ऐसी तैसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अपने गाड़ी को एकदम रानी की तरह रखता हूँ। मुझे गाड़ी लिए अभी 4 महीना हो चुका है, पर मैंने अभी तक इसे 100 की स्पीड पे नहीं भगाया है। हाँ, अभी तक मैंने इसे 100 की स्पीड पे नहीं भगाया, क्योंकि मुझे मना किया गया था सर्विस सेंटर की तरफ से, जब तक आपकी पहली या दूसरी सर्विस नहीं हो जाती आप इसे टॉप स्पीड पे मत ले जाइएगा। जब मेरी दूसरी सर्विस हो जाएगी या तीसरी हो जाएगी तब मैं दूसरी सर्विस के बाद इसे 100 के ऊपर भगाऊंगा, और तीसरी सर्विस से मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करूँगा। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा इसकी बेबी केयर कर रहा हूँ, पर ये सच है। इससे मेरी इंजन लाइफ मेंटेन रहेगी और मेरी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, और मेरी गाड़ी बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगेगी। बाकी बात रही गाड़ी के एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ब्रेक पैड्स की, तो जो कि इसके मेंटेनेंस में ही आती है। तो एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर पे तो आपका कंट्रोल है नहीं, पर बात रही ब्रेक पैड्स की, तो अगर आप इसे तहजीब से चलाते हैं, ब्रेक धीरे धीरे मारते हैं, जब तक डू और डाई सिचुएशन ना इंस्टेंट ब्रेक नहीं लेते हैं, तो आपके ब्रेक पैड मेंटेन रहेंगे।
और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट बचा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बजाज की मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है नॉर्मल चीज़ों के मुकाबले। तो बात रही गाड़ी के प्लेन कंफर्ट की, तो आप स्प्लिट सीट वेरिएंट में फैमिली को बैठा ही नहीं सकते हैं। हाँ, स्प्लिट सीट वेरिएंट फैमिली के लिए नहीं बना है। तो डिक्लाइनिंग एंगल काफ़ी है सीट पे, काफ़ी डिक्लाइनिंग एंगल, और सीट बहुत ज़्यादा पतली सी है। तो अगर घर की कोई भी लेडीज़ दोनों तरफ पैर करके, जैसे लेडीज़ अक्सर ही बैठती हैं एक पैर दोनों तरफ, बैठना चाहे तो नहीं बैठ पाएंगी, उन्हें काफ़ी डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ेगा इस पर। तो अगर आप एक फैमिली पर्सन है और आपको एक स्टाइलिश बोल्ड लुक वाली स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो मतलब आपको लुक भी दे सके, माइलेज भी दे सके और आपकी फैमिली भी बैठ सके, तो जाहिर सी बात है आप इसकी सिंगल सीट वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। इस पर सीट सिंगल होती है, उस पर फैमिली बड़ी आराम से बैठ जाएगी। आप अपाची RTR 154V की तरफ भी जा सकते हैं, उस पर सिंगल सीट है, हालांकि उसका भी थोड़ा रिक्लाइनिंग एंगल है, पर उस पर फैमिली बैठ जाती है, मैंने देखा है। क्योंकि ये स्प्लिट सीट वेरिएंट वाली गाड़ियाँ फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी होती, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इस पर बैठने में। तो अब बात करें अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो गाड़ी का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी ज्योमेट्री एक नंबर की है। पर मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो काफ़ी बारिश हो रही थी उतनी समय, तो गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी हल्का स्टैंड पे, साइड एंगल पे। तो काफ़ी बारिश होने की वजह से उसके यहाँ पे हैंडल वेट लगा था वो मैंने हटवा दिया, पानी जमा होने के कारण हल्की सी मैंने रस्टिंग देखी थी। तो नई गाड़ी के साथ ऐसा ज़रा भी नहीं होना चाहिए, पर पल्सर के साथ ऐसा है, पता नहीं क्यों, जो भी है इसके कई सारे केसेस हैं रस्टिंग के पल्सर के। तो मैंने अपना हैंडल बार समय रहते ही खुलवा के हटवा दिया वो वाला हिस्सा। तो मैंने जब उसे खुल के देखा तो रस्टिंग एकदम थोड़े में थी, ज़्यादा में नहीं थी। तो मैंने अपना हैंडल वेट ही हटवा दिया और यहाँ पे ये सुंदर से लीवर गार्ड्स लगा दिए, जो कि गाड़ी की लुक काफ़ी इनहांस करते हैं। सामने से आप गाड़ी की लुक्स देख ही सकते हैं। मैंने इस पर लीवर गार्ड लगवा के और ये साइड मिरर लगवा के एकदम 4 चांद लगा दिए हैं गाड़ी पे अपने। हालांकि इन मिरर्स में कुछ दिखता है नहीं, ये बस फैशन के लिए, शो के लिए है। और इसमें एक दिक्कत और है, और इसमें एक दिक्कत और है कि इस पे कीचड़ के छिट्टे बहुत होते हैं पिलियन सीट पे। मैंने अभी हाल ही में इसका यहाँ पे सारी गार्ड लगा होता है वो हटवा दिया था, क्योंकि पीछे कोई लेडीज़ बैठने वाली है नहीं, मम्मी बैठ नहीं पाती, जाहिर सी बात है। और तो मैंने ये हटवाया था, तो इसका छिट्टा उड़ के इस पे पिलियन पे बहुत आता था, तो मैंने इसे लगवा दिया। लेकिन अभी भी इस पर एक दिक्कत है कि इसका मोनोशॉकर प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, जो भी छिट्टा रहता है यहाँ से यहाँ लड़के बहते हुए शॉकर पे सीधे चला जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक फुल गार्ड लगवा दूँ जो कि कायदे से प्रोटेक्ट करे इसे। सो मेक श्योर कि आप अपनी गाड़ी को समय समय पे वॉश देते रहे, ताकि उसमें कहीं भी मिट्टी ना चिपकी रहे, वरना उसी मिट्टी से उसका रंग खाने लगता है थोड़ा। तो अब बात करें गाड़ी की कंपैरिजन की इसके सेम सीसी सेगमेंट्स के साथ विद अदर ब्रांड्स, तो देखा जाए तो इसकी डायरेक्ट कंपटीशन अपाची RTR 154V से है, जो कि इससे कई मामलों में थोड़ी सी आगे निकल जाती है। जैसे कि टॉप स्पीड में शायद अपाची ज़्यादा है N160 से, और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अपाची थोड़ी सी बेहतर है, पर कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे पल्सर थोड़ी सी बेहतर है। जैसे कि अपाची का लुक एक नंबर का है, पर मेरी पर्सनल फेवरेट पल्सर है। और इंजन ऑप्टिमाइजेशन शायद NS का ज़्यादा बेटर है N160 से, क्योंकि NS आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती है, उसका इंजन आपको आपको खुद ही मालूम चलेगा कि हाँ मच बेटर। बात रही लुक्स की, अगर सेम सीसी सेगमेंट में अदर ब्रांड्स के साथ, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरी फेवरेट पल्सर थी, तो मैंने इसलिए इसे ले लिया था। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है मुझे। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक KTM की ड्यूक का नाम नहीं लिया, 160 सीसी सेगमेंट में वो भी है। पर मेरा मानना ये है कि ड्यूक काफ़ी ज़्यादा महंगी है और प्लस उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो बात जब 160 सीसी की आती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को KTM की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि 160 सीसी में अपाची और पल्सर बेस्ट ब्रांड्स प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि हीरो भी अच्छी गाड़ियाँ देती है। ड्यूक की तरफ आप तब देख सकते हैं जब आप 200 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं, तब ड्यूक अच्छी लगती है। लेकिन 160 सीसी के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको पल्सर या TVS के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत है। और मैं ये बार बार सीसी की माला इसलिए जप रहा हूँ, क्योंकि हर मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है खुद की स्पोर्ट्स बाइक लेने का। तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक पे जाते हैं तो 125 सीसी की तो स्प्लेंडर भी आ जाती है, तो आपको स्पोर्ट्स बाइक वाली फील के लिए जो आप लोवेस्ट सीसी आ सकते हैं वो 164 है, मतलब 160 सीसी उसको राउंड फिगर में बोला जाता है। क्योंकि 160 सीसी जो है आपको पावर भी प्रोवाइड करता है, माइलेज भी प्रोवाइड करता है, लुक्स भी प्रोवाइड करता है, आप सब देख ही सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आपका खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट्रोल का, मेंटेनेंस का, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का। तो इसीलिए 160 सीसी सेगमेंट बेस्ट होती है एक मिडिल क्लास लड़के के लिए जो भी एक स्पोर्ट्स बाइक का फील लेना चाहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने नई वीडियो क्रिएशन चालू की है, तो मुझसे कुछ गलती हुई है, कुछ पॉइंट्स मिस हुए तो मुझे बता दें कमेंट्स में अगर हो सके तो। और कुछ और भी सवाल हो अगर बाइक को लेकर तो मुझे पूछ लेना है, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक बायो में मैसेज कर दिया। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।